हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो का जो हम कंटेंट लेकर आए हैं वह भाषा से संबंधित है और भाषा है हिंदी भाषा। हिंदी भाषा से संबंधित आज कोई आपके एमसीक्यू नहीं है। आज आपका ये लेक्चर है और लेक्चर आपका संबंधित है। आपका जो टॉपिक है लेक्चर हिंदी भाषा और उसका विकास। सबसे पहले आपको हिंदी भाषा के बारे में बताया जाएगा कि हिंदी भाषा किस तरह से अस्तित्व में आई और उसके बाद उसका विकास किस प्रकार से शुरू हुआ और किस तरह से वो आगे तक बढ़ी। इस प्रकार से आपको हिंदी भाषा के संबंध में सब कुछ विस्तार से समझाया जाएगा। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को हिट नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि अब आपको लेक्चर भी मिलेंगे सभी टॉपिक से। बीए, एमए और बीकॉम से जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के जितने भी सिलेबस से अकॉर्डिंग जितना भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सारे ही टॉपिक आपको मिलेंगे। और ये हिंदी भाषा का जो टॉपिक है ये बीए में भी है और बीए में भी है और ये बीकॉम में भी है। ठीक है, दोनों ही क्लासेज में है और एमए में भी है टॉपिक। ये भाषा से संबंधित इस तरह का टॉपिक रहता है कि सभी क्लास में ये टॉपिक होता है। तो लेकिन आज ये टॉपिक हम तो मोस्टली जो हम प्रॉपर जो लेकर आए हैं टॉपिक बीकॉम एचएनबी का जो सिलेबस है बीकॉम के लिए सेकंड थर्ड सेम के लिए उनका ये टॉपिक है और उनकी फर्स्ट यूनिट से संबंधित ये टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। वैसे इसको बीए के स्टूडेंट भी और एमए के स्टूडेंट भी इसको देख सकते हैं। चलिए देखते हैं हिंदी आर्य भाषाएं की कैसे हैं। भारतीय आर्य भाषाएं, चलिए समझते हैं इनको। थोड़ा जूम करते हैं इसको। हाँ, देखते हैं। चलिए, विश्व की लगभग 3000 भाषाओं को मुख्यतः 12 भाषा परिवारों में विभाजित किया गया। समझ में आया कि जो विश्व की 3000 हमारी भाषाएं हैं उनको 12 भाषा परिवारों में यानी कि परिवारों में बांट दिया गया। उसके बाद देखते हैं परिवारों में क्या क्या नाम दिए गए। भारोपीय यानी कि भारत और यूरोप। ठीक है, भारत और यूरोप को मिलाकर बना दिया गया भारोपीय। द्रविड़ परिवार, चीनी परिवार, सेमेटिक परिवार, टेमेटिक परिवार, आग्नेय परिवार, यूराल, बांटू, रैंड इंडियन, काकेशस, सुडान तथा बुशमैन। वैसे आपसे जो पूछा जाएगा वो भारोपीय परिवार से ही संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। द्रविड़ परिवार के बारे में भी थोड़ा बहुत कुछ पूछ लेते हैं, लेकिन जो आपका मोस्टली टॉपिक बनते हैं क्वेश्चंस के वो भारोपीय परिवार से ही बनते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इन 12 भाषा परिवारों में भारोपीय समूह विश्व का अत्यंत विस्तृत परिवार है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, हिंदी इसी भाषा परिवार की भाषा है। जो हमारी हिंदी भाषा है वह इसी परिवार की भाषा है। आपको बताया था कि विश्व की 3000 भाषाओं को परिवारों में बांट दिया गया है। इस भाषा परिवार की भारतीय शाखाओं को ही भारतीय आर्य भाषा कहा जाता है। समझ में आई ये लाइन? ये कह रहे हैं कि भाषा परिवार की भारतीय शाखा की जो भाषाएं हैं उनको भारतीय आर्य भाषाएं कहा जाता है। मुझे लगता है इतना ये जो पैरा था ये आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है भारतीय आर्य भाषाओं को 3 कालों में फिर विभाजित किया गया। सबसे पहले तो देखिए भाषाओं को बांट दिया गया परिवारों में और जो हिंदी है वो भारोपीय परिवार में आ गई है। उसके बाद जो है हिंदी का जो परिवार माना गया वो भारतीय जो भाषाएं थी शाखा थी उसमें भारतीय आर्य भाषा नाम दे दिया गया। अब इन्हीं भारतीय आर्य भाषाओं को 3 कालों में बांट दिया गया। कैसे? प्राचीन काल में, मध्यकाल में, आधुनिक काल में। इन 3 काल में इसको डिवाइड कर दिया गया। अब इनका टाइम पीरियड भी बना दिया गया कि प्राचीन काल इतने समय से इतने समय तक, मध्यकाल इतने समय से इतने समय तक और आधुनिक काल जो कि अब तक चल रहा है 1000 ईस्वी से। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए अच्छे से, इसको नोट डाउन कर लीजिए कालों को। अब चलिए हम इन कालों को अच्छे से समझते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो थी हमारी वो 1500 ईसा पूर्व से, ठीक है, ईस्वी से नहीं ईसा पूर्व से, हम इसको ऐसे लिखते हैं ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक रही। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं को 2 भागों यानी कि वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। अभी समझाएंगे कि वैदिक संस्कृत क्या होती है और लौकिक संस्कृत क्या होती है। पहले इसको समझ लीजिए आप कि जो भारतीय आर्य भाषाएं थी प्राचीन उनको 2 भागों में बांट दिया गया, वैदिक में और लौकिक में। अब इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। देखिए वैदिक संस्कृत क्या थी।
प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप वैदिक साहित्य में दृष्टिगोचर होता है, यानी कि दिखाई देता है। जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं थी वैदिक साहित्य, उसमें हमें इसका रूप दिखाई देता है। और वैदिक संस्कृत को भी 3 भागों में बांट दिया गया, एक तो संहिता, एक ब्राह्मण और एक उपनिषद। उपनिषद के बारे में सभी को पता ही है कि क्या होता है, लेकिन संहिता शायद ब्राह्मण आपको नहीं पता। चलिए बताते हैं क्या होता है संहिता। संहिता होता है कि इसके अंतर्गत 4 वेद तो पता है आपको, लेकिन आपको शायद संहिता के बारे में नहीं पता था। तो जो संहिता थी उसमें 4 वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और शुक्ल और कृष्ण। जो यजुर्वेद है उसके दोनों ही पक्ष हैं, शुक्ल और कृष्ण भी। शुक्ल और कृष्ण तो पता होंगे। शुक्ल जो हम बोलते हैं कि चांद दिन चल रहा है, 15 दिन का, पे 15 दिन का अंधेर आता है, तो वही ये शुक्ल और कृष्ण पक्ष होते हैं। और फिर है सामवेद, फिर है अथर्ववेद। तो ये चारों वेद संहिता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब आपको वेद तो पता था लेकिन संहिता नहीं पता था, है ना। अब देखें वेदों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या है। ऋग्वेद संस्कृत का प्राचीनतम ग्रंथ है, इसमें 10 मंडल हैं। ठीक है, और इसमें जो है 1028 यानी कि 1028 सूक्त एवं 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में देवताओं की स्थितियों से संबंधित श्लोक हैं। श्लोक सभी को पता है, जो आपका गायत्री मंत्र है, जो सभी को पता है कि ओम भर्गवस्व तस्वितुर, तो वो सब ऋग्वेद में ही है ना। अब आगे चलते हैं, यजुर्वेद क्या है। यजुर्वेद में कृष्ण व शुक्ल 2 पक्ष लिए गए हैं। कृष्ण यजुर्वेद में संहिता में मंत्र भाग है, गद्य में व्याख्यात्मक भाग है, साथ साथ संकलित किए गए हैं, यानी कि इसमें गद्य और मंत्र भाग को एक साथ दिया गया है। और किंतु शुक्ल यजुर्वेद संहिता में केवल मंत्र भाग ही संग्रहित है, यानी कि इसमें एक जगह जमा है, संग्रहित इकट्ठा है ना। सामवेद इसमें सोम यागों यानी कि जो यज्ञ होते हैं, सोम यज्ञ होते हैं, वीणा के साथ गाए जाने वाले सूक्तों को गेय पद के रूप में सजाया गया है। अथर्ववेद में इसमें जन साधारण में प्रचलित तंत्र मंत्र टोने टोटके संकलन है, यानी कि इसके बारे में जो अगर आपको तंत्र मंत्र सीखने हैं, कुछ भी टोने टोटके सीखने हैं, तो आप अथर्ववेद पढ़िए, उसमें से आप सीख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं आपके प्रश्न नहीं मतलब आपके टॉपिक पर। हमने बताए थे कि इसके 2 भाग हैं, लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत मुझे लगता है सभी की समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत में क्या है, पाणिनि की अष्टाध्यायी, रामायण, महाभारत, पुराण आदि संस्कृत में ही लिखे हुए हैं। ठीक है, लौकिक संस्कृत में केवल 48 वर्ण रह गए, 48 वर्ण रह गए थे। और इसमें ये वाला शब्द, ये वाला जीव्य मूल्य तथा उपध्यामनीय के लुप्त हो जाने के कारण लौकिक संस्कृत में 48 ध्वनियाँ ही शेष रह गई हैं। लौकिक संस्कृत में वैदिक संस्कृत की अपेक्षा क्रिया रूपों और धातु रूपों में विशेष अंतर आ गया है। जो क्रिया रूप हैं और जो धातु रूप हैं उनमें अंतर आ गया है लौकिक संस्कृत में और वैदिक संस्कृत में। और ये शब्द सारे जितने भी थे ये जो हैं उसमें थे आपके संस्कृत जो आपकी साहित्य वाली थी, इसमें ऊपर जो आपकी एक मिनट जो आपकी यहाँ पर ये वैदिक संस्कृत थी आपकी, यहाँ पर थे ये वाले शब्द जो हमने अभी यहाँ पर नीचे देखे हैं, ये वाले। एक मिनट दिखा देते हैं आपको। ये वाले जो शब्द वर्ण थे, ये जो वाले वर्ण थे वैदिक संस्कृत में थे और लौकिक संस्कृत में ये सब हट गए हैं, तो सिर्फ 48 ही वर्ण रह गए। इन वर्ण का जिक्र यहाँ पर नहीं है, तो यही दोनों का अंतर है। चलिए अब चलते हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा पर, देखते हैं। ये 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, ठीक है, 500 ईसा पूर्व खत्म हो चुका है, ईस्वी आ चुकी है, तो 1000 ईस्वी तक रहा। भगवान बुद्ध के जन्म तक भारतीय आर्य भाषा विकास के मध्यकाल में प्रवेश कर चुकी थी, यानी कि जो महात्मा बुद्ध आए, सभी जानते हैं भगवान बुद्ध के बारे में, तब तक यह मध्यकाल में आ चुकी थी भारतीय आर्य भाषा। इनके बारे में शुरू में ही आपको समझा दिया था। और 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक के 1500 वर्षों तक भारतीय आर्य भाषा विभिन्न प्राकृतों तथा अपभ्रंश के रूप में विकसित होती हुई आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की जननी बनी। थोड़ा समझ लीजिए। और इसको ये कह रहे हैं कि जो आपकी भारतीय आर्य भाषा हमने 500 ईसा पूर्व तक पढ़ी, अब इसके बाद क्या हुआ कि मध्यकाल शुरू हुआ, और मध्यकाल में क्या हुआ, 1500 वर्षों तक भारतीय भाषा विभिन्न प्राकृतों तथा अपभ्रंश के रूप में विकसित हुई, यानी कि प्राकृत रूप में आई और अपभ्रंश के रूप में आई।
वहाँ तो आपने वैदिक संस्कृत पढ़ा, लौकिक संस्कृत के रूप में पढ़ा, लेकिन जो भारतीय आर्य भाषा थी अब कौन सा रूप ले लिया इसने? अब इसने प्राकृत का रूप ले लिया और अपभ्रंश का रूप ले लिया। किसने? भारतीय आर्य भाषा ने। अब आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की यह क्या बन गई? जननी बन गई, यानी कि माता बन गई। आर्य भाषा के मध्यकालीन स्वरूप को हम 3 भागों में बांट सकते हैं या बांटा गया है। जैसे हमने लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत को बांटा था, ऐसे ही मध्यकालीन की हमने भाषाएं बांट दी हैं। देखिए इसमें कौन कौन सी आती हैं। इसमें पाली आती है, यानी कि पाली भाषा, है ना, नोट कर लीजिए इसको। पाली को प्रथम प्राकृत भी कहा गया है। प्राकृत तो बाद में आई है, लेकिन इसको पाली को भी प्रथम प्राकृत कहा गया और ये इसको द्वितीय। ठीक है। अब इसे बौद्ध साहित्य की रचना हुई, जो माता बुद्ध है उनके साहित्य की रचना किस में हुई? पाली भाषा में हुई। इस भाषा में त्रिपिटक ग्रंथ जो कि बौद्ध धर्म के साहित्य हैं, इस एक का नाम है सुत्त पिटक, एक का नाम है विनय पिटक और एक का नाम है अभिधम्म पिटक। तो ये अभिधम्म क्या है? ये अभिधम्म जो है बौद्ध साहित्य है। ठीक है। अब जैसे आप हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं तो ऐसे ही इन जो बुद्ध हुए थे इन्होंने अपनी पाला, आप जो हिंदी साहित्य पढ़ते हैं आप हिंदी भाषा में पढ़ते हैं, लेकिन जो बुद्ध थे उन्होंने पाली भाषा का यूज किया, यानी पाली भाषा लेकर आए और उन्होंने अपने जो साहित्य लिखा, जो इसमें सुत्त पिटक आता है, विनय पिटक आता है और अभिधम्म पिटक आता है, उन्होंने इस भाषा में इसको लिखा, है ना। अब देखिए सुत्त पिटक क्या है। सुत्त पिटक साधारण बातचीत के ढंग पर दिए गए बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। सुत्त पिटक में जो दिया गया है, बुद्ध जी ने जो अपने साधारण बातचीत में कोई बात कही तो उसमें उपदेशों का संग्रह कर दिया गया। विनय पिटक में उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया, जो उन्होंने शिक्षाएं दी जनता को या फिर लोगों को, और जो उन्होंने समय समय पर संघ संचालन को नियमित करने के लिए दी थी। अभिधम्म पिटक में उन्होंने चित्त, चेतसिक आदि धर्मों का विशुद्ध विश्लेषण किया है या किया गया है। अभिधम्म पिटक में जो धर्म थे, इसलिए अभिधम्म नाम इसका, यानी कि धर्म से संबंधित, है ना। अब आते हैं पाली की जो प्रथम देशीय पाली जो है प्रथम देशीय भाषा भी थी और इसको प्रथम प्राकृत भी कहा गया है ना। पाली में लिखे गए कुछ प्रमुख ग्रंथ और भी हैं, 3 तो हम पढ़ चुके हैं, और भी लिखे गए हैं। देखिए इसमें मिलिंद-पन्हो है, महावंश है, दीपवंश है, अटकथा है और साहित्य आदि हैं। ठीक है। पाली भाषा के 3 व्याकरण भी हैं। जैसे आप आज हिंदी का व्याकरण पढ़ते हैं तो पाली में भी व्याकरण लिखे गए हैं ना। कौन कौन सा है? सदनीति व्याकरण, कच्चान व्याकरण और मोंगलान व्याकरण, ये पाली भाषा में लिखे गए हैं, हिंदी में नहीं है, ये पाली में है। सदनीति व्याकरण की रचना अंगवश ने की थी, जो कि एक बर्मी भिक्षु थे, यानी कि बर्मा के थे, है ना। तो इस तरह से मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा बच्चों के टॉपिक जो मैं पढ़ा रही हूँ। अब आते हैं प्राकृत। प्राकृत क्या है? अभी शुरू में ही बताया था कि प्राकृत में बढ़ गई, प्राकृत में आ गई, फिर अपभ्रंश में आ गई, फिर पहले पाली, फिर संस्कृत, इस तरह से बढ़ती चली गई। प्राकृत को द्वितीय प्राकृत कहा जाता है, मैंने अभी शुरू में ही बताया था आपको। और प्राकृत प्राचीन रूप से सर्वाधिक प्रचलित भाषा रही है। इसमें हेमचंद्र हैं, मार्कंडेय हैं, इन विद्वानों ने क्या किया? प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत से ही मानी है। जरूर, हाँ, सबकी उत्पत्ति संस्कृत ही मानेंगे हम, क्योंकि सबसे पहले तो संस्कृत ही आई ना। बरूची ने सर्वप्रथम प्राकृत प्रकाश के नाम से प्राकृत व्याकरण लिखा। अभी देखो मैंने आपको पाली के व्याकरण के बारे में बताया था कि कौन कौन से व्याकरण लिखे गए हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कि प्राकृत में किसने व्याकरण लिखा, है ना। तो बरूची ने सबसे पहले इसमें व्याकरण लिखा था और जिसका नाम था प्राकृत प्रकाश। उसके बाद हेमचंद्र जी आए। हेमचंद्र जी ने प्राकृत व्याकरण के नाम से लिखा। हेमचंद्र ने प्राकृत के पाणिनि की संज्ञा दी जाती है। जो पाणिनि संस्कृत के रहे हैं तो उनको प्राकृत का संज्ञा दी जाती है ना। अब आगे देखते हैं। बरूची ने प्राकृत भाषा के 4 भेद माने हैं। जिन्होंने अभी प्राकृत प्रकाश लिखा व्याकरण, महाराष्ट्री माना है उन्होंने, पिशाची माना है, मागधी और शोरसेनी, इन्होंने 4 रूप माने हैं, यानी कि 4 भेद माने हैं। और हेमचंद्र ने अपने प्राकृत व्याकरण में प्राकृत को 3 वर्गों में विभाजित किया है। बरूची ने कितने में किया? 4 में। और हेमचंद्र जी ने कितने में किया? 3 में। उन्होंने कौन कौन से बताए? अर्धमागधी, अर्धमागधी को आर्षी भी बोला जाता है, चुलिका और पैशाची, अपभ्रंश, है ना। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को 7 प्राकृतों का उल्लेख किया है।
अब यहाँ पर जो ये भरत मुनि जी हैं, इन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा, उसमें इन्होंने 7 प्राकृतों के बारे में बताया है। वरुचि ने तो 4 के बारे में बताया, हेमचंद्र जी ने 3 के बारे में, लेकिन भरत मुनि जी ने 7 के बारे में बताया। 7 कौन कौन से देख लेते हैं। शोरसेनी है, मागधी, अर्धमागधी, दक्षिणाता, बाहुलिक, अविंतिजा तथा प्राच्या, ये 7 हैं। साहित्यिक महत्व की दृष्टि से केवल शोरसेनी, पिशाची, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी ही मुख्य है। और आपके सिलेबस में क्या, हम मोस्टली यही पढ़ते हैं सब, है ना। अब आते हैं प्राकृत के प्रकार के बारे में। प्राकृत के पहले तो आपने पढ़े हैं भेद, अब पढ़ रहे हैं प्रकार कौन कौन से हैं। शोरसेनी प्राकृत है। शोरसेनी प्राकृत मुख्यतः मथुरा के आसपास की बोली थी, यह मध्य देश की बोली थी। और आचार्य भरत मुनि के अनुसार शोरसेनी नाटकों के गद्य भाग की भाषा थी। गद्य भाग यानी कि जो हमारी गद्य विधाएं, जैसे नाटक, उपन्यास, कहानी, वो सब गद्य में आता है। बाद में इससे पंजाबी तथा आगे और भी इसमें चलते रहे। ठीक है। अब आते हैं हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। भाषाओं के बारे में समझ में आ गया ना आपके, बिल्कुल। पहले संस्कृत, फिर उसके बाद पाली, फिर प्राकृत, है ना। इस तरह से ये सारा भाषाओं का विस्तार होता रहा। अब विकास कैसे हुआ। भाषा आ चुकी है, अब उसका विकास कैसे देखते हैं। अन्य हिंदी भाषाओं की समय की उत्पत्ति हुई। दिगंबर आज्ञानाचार्य ने अपने महाकाव्य शोरसेनी में ही लिखे हैं। आधुनिक विद्वानों के अनुसार शोरसेनी प्राकृत से ही आगे चलकर महाराष्ट्रीय प्राकृत का विकास हुआ। जैन साहित्य के अतिरिक्त कपूर मंजरी जो कि राजशेखर के द्वारा लिखी गई, चंद्रलेखा जो कि रुद्रदास के द्वारा लिखी गई, आनंद सुंदरी जो कि घनश्याम के द्वारा लिखी गई, आदि रचनाओं में भी शोरसेनी प्राकृत का प्रयोग हुआ है। बिल्कुल, अभी मैंने शोरसेनी के बारे में बताया था कि 4 ही मुख्य मानी गई हैं। कौन कौन सी मानी गई हैं, अभी बिल्कुल आपको बताया था कि शोरसेनी, पैसाची, महाराष्ट्री, मागधी और आधमागधी। आगे जब आप भाषाओं की बोली के बारे में पढ़ोगे ना, तो ये सब वहाँ पर आएंगे। ठीक है। इन्हीं से बोलियों का विस्तार हुआ था। चलिए अब देखते हैं, हमने देख लिया है उसके बारे में। हमने किसके बारे में देखा है अभी यहाँ पर, हमने शोरसेनी के बारे में देखा। अब देखते हैं अर्धमागधी के बारे में। क्या है अर्धमागधी। अर्धमागधी मुख्यतः प्राचीन काल में मगध की साधारण बोलचाल की साहित्यिक भाषा थी। यानी कि मगध पता है ना, बिहार की तरफ। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार अर्धमागधी मध्य देश, सूरसेन या मथुरा तथा मगध के मध्यवर्ती देश कौशल या अयोध्या की भाषा थी। जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने अपने धर्मोपदेश अर्धमागधी में ही दिए थे। इसी कारण इनके उपदेशों का संकलन का आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनके उपदेशों के संकलन को? आगम कहते हैं। हेमचंद्र ने अर्धमागधी को आर्ष प्राकृत कहा है। हेमचंद्र जी ने, उन्होंने देखो पाली के बारे में ही बताया था और इसके बारे में भी इन्होंने कहा है। जैनाचार्य ने अर्धमागधी को विभिन्न नामों से पुकारा। जो जैन आचार्य थे उन्होंने इस नाम से पुकारा, आदि भाषा, आर्ष भाषा और आर्षी भाषा। किसको? अर्धमागधी को, है ना। अब आते हैं आपके आगे, मागधी क्या है देखते हैं। मागधी प्राचीन काल में दक्षिण बिहार मगध में प्रचलित थी। पाली त्रिपट में भगवान बुद्ध के उपदेशों की भाषा को मागधी कहा गया है। मार्कंडे ने मागधी की उत्पत्ति शोरसेनी प्राकृत से बताई है। अश्वघोष के नाटकों में मागधी प्राकृत के प्राचीन रूप देखने को मिलते हैं। प्राकृत के अनुसार मागधी प्राकृत की विशेषताएं थी। ये थोड़ा सा आप पढ़ लें, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पर इतना ये नहीं है तो इसको देखना, आप देख लेना। अब देखते हैं पिशाची के बारे में। यह उत्तर पश्चिम में कश्मीर के आसपास की भाषा थी। हांडले ने इसे द्रविड़ों द्वारा प्रकृत भाषा, पुरुषोत्तम देव ने संस्कृत और शोरसेनी का विकृत रूप माना है। पैशाची उन आर्यों की भाषा है जिन्होंने आर्य संस्कृत को पूर्ण रूप से नहीं अपनाया था। हमारे तो पहले संस्कृत थी, लेकिन जो ये आर्य, पैशाची उन आर्यों की भाषा है जिन्होंने इसको अपनाया ही नहीं था, है ना। ऐसे प्राचीन आर्य भाषा बोला गया था ना, तो लेकिन आर्यों ने नहीं अपनाया, तो उनके लिए पैशाची आई। इसके अवशेष चीन में, तुर्किस्तान में, काफरिस्तान में, गांधार में देखने को मिलते हैं। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, कश्मीर पैशाची का प्रभाव देखने को मिलता है। अब आते हैं महाराष्ट्र में। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है महाराष्ट्र में, है ना। प्राकृत व्याकरण उन्होंने इसका आदर्श प्राकृत माना है। इसे सबसे पहले उन्होंने इसका विवेचन किया। संस्कृत नाटकों में प्राकृत पद्य रचना महाराष्ट्र में ही हुई है। काव्य भाषा के रूप में पूरे उत्तर भारत में प्रचलित रही। कालिदास तथा हर्ष ने अपने नाटकों के गीत इसी भाषा में लिखे हैं। किसमें? महाराष्ट्र में।
अब देखते हैं अपभ्रंश के बारे में क्या है। अपभ्रंश समझ लीजिए अपभ्रंश को भी। अपभ्रंश भाषा मध्यकालीन भाषा की तीसरी अवस्था है। पहले क्या थी आपकी पाली, फिर दूसरी क्या थी आपकी प्राकृत, अब तीसरे नंबर पे क्या है अपभ्रंश, यानी कि ये मध्यकालीन की तीसरी अवस्था है। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ होता है बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ। आचार्य हेमचंद्र या वाग्भट ने अपभ्रंश को ग्राम भाषा कहा तथा दंडी ने इसे आभिरादि भी भाषा कहा है। अभी हेमचंद्र जी ने देखो पाली के बारे में भी बताया, प्राकृत के बारे में भी, और यहाँ पर अपभ्रंश के बारे में भी उन्होंने अपने विचार दिए हैं। अब आगे आते हैं। अपभ्रंश शब्द का उल्लेख पतंजलि ने अपने महाभाष्य में किया है। इस प्रग्रंथ में उन्होंने उदाहरण देकर अपभ्रंश संबंधी विचार अपने स्पष्ट किए हैं। और डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने अपनी पुस्तक हिंदी भाषा का उद्गम व विकास में अपभ्रंश का जन्मकाल जो माना है वो 700 ईस्वी से स्वीकार किया है। और मैंने इसका टाइम पीरियड आपको बताया ही था 1000 से अब तक। डॉक्टर नामवर सिंह ने अपने ग्रंथ हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान में अपभ्रंश का कुल 700 ईस्वी स्वीकार करते हैं। डॉक्टर भालूनाथ तिवारी जो हैं इसका 500 ईस्वी के आसपास मानते हैं। मार्कंडेय से जो अलग आचार्य रहे हैं उन्होंने अपभ्रंश के कुल 3 भेद बताए हैं, मार्कंडेय जी ने भी, और उनसे अलग भी। नागर जो कि गुजरात की बोली रही, उपनागर जो कि राजस्थान की बोली रही, और ब्राचर जो कि सिंध की बोली रही। उन्होंने क्या माना है, ये अपभ्रंश के कुल 3 भेद माने हैं। अब देखते हैं आगे अपभ्रंश के क्षेत्रीय रूप या भाषाएं। यहाँ पर देख लीजिए अपभ्रंश सबसे लास्ट मैंने बताया ना कि अपभ्रंश था। अब अपभ्रंश कौन कौन से अपभ्रंश है, सोरसेनी अपभ्रंश है, पैशाची अपभ्रंश है, ब्राचड़ अपभ्रंश है, खस अपभ्रंश है, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश है, अर्धमागधी अपभ्रंश है। ये आप पढ़ ही चुके हो, पर अभी मैंने पढ़ाया था तो और भी इसमें ऐड हो गए। तो ये आपके 1 2 3 4 5 6 ये 6 अपभ्रंश हैं। इन अपभ्रंश को अच्छे से पढ़ लीजिए। अब इन अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सी उपभाषाएँ आती हैं, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, पहाड़ी, मराठी, पूर्वी हिंदी। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, जो सेकंड लेक्चर होगा आपका, वो इसी से ही संबंधित होगा, इसी से ही रिलेटेड होगा। वो पूरा अब आपको विस्तार से समझाया जाएगा। आपको आज क्या समझाना था, आज आपको सिर्फ भाषा के बारे में बताना था कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति समझ लीजिए उसको आप, और उसका विकास कैसे हुआ। विकास मैंने आपको बता दिया, पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, ठीक है, ये सारा हिंदी का विकास हुआ। अब जो हिंदी का विकास होने के बाद अपभ्रंश आ गई है। अपभ्रंश के अंदर कितनी उपभाषाएं, अब इनके अंदर जो बोलियां आएंगी वो सारा क्या है, विकास के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक हिंदी आपकी आकर ख़त्म हुई है। चल तो आज भी रही है, लेकिन फिर हिंदी ने रूप अपना किस तरह से लिया ये आपको सब समझा दिया गया है। और ये 5-6 आपके अपभ्रंश हैं, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, इनके अंदर कितनी आती हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, थोड़ा सा मैंने लिखा है, जैसे पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत मैंने लिखा खड़ी बोली है, ब्रज है, आपकी हरियाणवी है, कन्नौजी है, बुंदेली है। ऐसे ही मैं सबके बारे में विस्तार से समझाऊंगी। यहाँ पूर्वी हिंदी का मैंने अवधी लिखा है, छत्तीसगढ़ी लिखा है, बघेली लिखा है। ऐसे ही इनके अंतर्गत भी कौन कौन सी बोलियाँ आती हैं वो सारा विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। तो तब तक क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और क्या करना है, कमेंट जरूर करना है कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा, और आगे भी आप इस तरह के लेक्चर चाहेंगे हिंदी मिरर की तरफ से। और उसके लिए आपको क्या करना है, लाल बटन जरूर दबाना है और बेल आइकन को हिट करना है, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। सेकेंड ईयर की क्वेरी आ रही है कि मैडम बीए की पढ़ाई शुरू कीजिए, तो मैं ज़रूर कराऊंगी आपकी जो फर्स्ट पेपर है हिंदी का, उसकी यूनिट में आपका जो है उपन्यास है, त्यागपत्र है ना, त्यागपत्र की कल मैं आपको स्टोरी यानी कि उसकी जो समीक्षा है लेसन की, आपकी जो उपन्यास है जैनेन्द्र जी के द्वारा ये लिखा गया है। जैनेन्द्र की जीवनी ऑलरेडी हिंदी मिरर पर है, तो उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, जैनेन्द्र की जीवनी। ठीक है, फर्स्ट पेपर की जो आपकी फर्स्ट यूनिट है, और उसमें ही फिर आपकी 11 कहानियाँ हैं। सभी के पास सिलेबस होगा, अगर सिलेबस नहीं है तो उसकी भी वीडियो मैंने बना रखी है, डिस्कशन किया हुआ है अच्छे से, तो आप उसको बीए सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और मैं सोच रही हूँ कि बीए सेकेंड ईयर 2021 करके आपकी प्लेलिस्ट बना देती हूँ, तो फिर आपको मुश्किल नहीं होगी। बीए सेकेंड ईयर 2021 करके मैं प्लेलिस्ट बना दूँगी, तो सारा कंटेंट आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग वहीं पर मिल जाएगा। तो चलिए बने रहिए हिंदी मिरर के साथ, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए।